कहीं सर नहीं मिला मुझे। समय स्कूल में तो आ गया, सर मैम कहती है कि सर बता समय देंगे। स्कूल में तो आ गया, हर जगह आ गया, 20 तारीख लास्ट डेट है। ओके, यस सर। अगर मैं नहीं समझ में आता, ये स्क्रीन शेयर किया है मैंने, दिख रहा है आप सभी को? यस सर, यस सर। यस सर, ये सर दिख रहा है। ओके, यहाँ पे जाओ और फिर उसके बाद पब्लिक सर्कुलर, पब्लिक सर्कुलर में गए, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, एडुडेल। ओके, पब्लिक सर्कुलर। ओके, इसी में है। सर मैंने स्कूल से अभी तक कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर स्कूल ने कोई रिस्पांस नहीं दिया मेरे को। स्कूल ने आपको कोई रिस्पांस नहीं दिया? यस सर, Yes, कल sir. ही ईमेल हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं सर, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं शायद। सर मैम कहती है कि Individual सर शायद- बता देंगे सर जी। सर सर फोन दे देंगे। इंडिविजुअल सर, प्रिंसिपल का बस एक साइन ऑफ, मतलब साइन ऑफ हाँ, हाँ। कंफर्मेशन चाहिए होता है ना, कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी एकदम ऑथेंटिक है। बस वही सिग्नेचर जो है वो, बस उसी में स्कूल का हाथ होता है बस। तो उसी के लिए मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। एक दिन पहले ही मैंने किया है। आई थिंक इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं, है ना? इस बार स्कूल के जो एचओएस हैं वही अगर फाइल करेंगे तो ही आपका फाइल हो पाएगा अपने लॉगिन आईडी से। सर Yes, एचओएस sir, इस बार ही है ऐसा कुछ रूल। ऐसा कुछ रूल है। ओके, गिव मी अ सेकेंड, लेट मी रिट्रीव दैट डेटा। ओके, गिव मी अ सेकेंड। सर एचओएस मतलब हेड प्रिंसिपल। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। समय स्कूल में तो भर के हमने दे भी दिया उन्हें वापस। ओके, तो my screen is visible to नो सर, everyone? नो सर। नो सर। चलो वेट करो। सर आई I थिंक think वेबसाइट अब- थोड़ी क्रैश हो गई है, क्योंकि सब लोग चेक कर रहे होंगे ना। यस, यस सर, स्क्रीन विजिबल है। देखो ये आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, कब Yes, आया? sir. 2 तारीख को आया, है ना? ओल्ड गार्गी बिल्डिंग, वही जहां पे आपका लेसन ऑफिसर का है। तो एनटीएससी 13 ऑफ दिसंबर 2020। आप चाहो तो इस समय आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट। ओके, तो अब एलिजिबिलिटी, आई थिंक यू ऑल नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो। अगर जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं या फिर एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में हैं, दे शुड हैव रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट फ्रॉम एसडीएम, है ना? वो बनवाना होगा कि इनकम सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस वालों को खासकर जिनके घर में सालाना कुल सालाना इनकम 8 लाख से अगर कम है तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, फॉर रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी है। नाउ पेज 1, पेपर 1 you know this, paper 2 you know this, there is nothing to tell. Okay, I think now how to apply, the question here comes. The school HOS will register the student on Directorate Education website, this one, with their own school login ID and password. ये दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। अब इसी का स्क्रीनशॉट में लेना है आपको यहाँ पे। डन सर। Done? School can register their eligible enrolled student from date of circular to 20th of November 2020.
Directorate of Education Science Branch will generate roll numbers of candidate and allot center for examination by 30th of November 2020. The school will take print out of the admit card duly attested by HOS and issue to the student by 8th of December. तो मीन्स 13 को पेपर है, 8 तारीख तक आपको आपका मिल जाना चाहिए प्रिंट आउट. ओके, इसके अलावा एक चीज और है इसमें जो कि पॉइंट टू बी नोटेड है. यू नीड टू हैव 60% मार्क्स इन 9th इन स्टैंडर्ड. दिख रहा है सर 9 का रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला. यस सर. तो आपके स्कूल वालों को मालूम है ना 60% मार्क्स है कि नहीं है? यस सर. भेजा था, रिपोर्ट कार्ड नहीं भेजा सर. ये तो स्कूल वाले खुद ही जानते हैं ना 60% से अबव है या नहीं है. स्कूल वाले जानते हैं ना. यस सर, वो तो जानते हैं. यस सर. सर मुझे रिपोर्ट कार्ड भी मिला हुआ है. तो वही तो है, आपको जानते हैं अपने स्कूल 60% से ऊपर वाले बच्चे, आई थिंक सभी का इसमें 60% होगा मोर और लेस. ये तो कोई बहुत बड़ा मार्क्स है. 90%. हाँ, जाके अपने स्कूल में बात करो और इसको ओके कराओ सभी बच्चे. ओके सर स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है सर, टीचर ही भर रहे हैं. हाँ, टीचर भर रहे हैं. जैसे भी हो जा रहा है ये अपना करा लो सभी लोग. यस सर. टाइम रहते मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको. अब नाउ इट इज अप टू यू हाउ टू डू दिस. होना सभी बच्चों का चाहिए. और जिनको रिजर्वेशन को लेना है, रिजर्वेशन अवेल कराना है, दे नीड टू हैव सर्टिफिकेट ऑफ इनकम. इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो ये रहा आपका इनकम सर्टिफिकेट का. ओके चलो. सर हमारे स्कूल में सर उत्तर प्रदेश का भी एक बार बता दीजिए. उत्तर प्रदेश का तो आई थिंक आ गया है, उसका भी ना, यूपी का भी. सर मिला ही नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया. स्टेट लाइसेंस ऑफिसर को कांटेक्ट करना चाहा तो उनका फोन ही बंद आ रहा है. अच्छा, NTSC यूपी, आई थिंक उत्तर प्रदेश का भी आ गया है. मैंने कहीं पे तो देखा था. रुको, यूपी NTSC ऑनलाइन दिख रहा है सरकारी रिजल्ट. यस सर, लेकिन वेबसाइट पे तो सर नहीं है यूपी के. रुको, अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर, डाउनलोड नोटिफिकेशन. दिख रहा है आपको? यस सर. ये रहा आपका. परीक्षा तिथि 13 दिसंबर. ओके, कर लोगे अब? यस सर. ठीक है, सरकारी रिजल्ट पे जाना और उसमें कर देना. और अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक इसमें दिख रहा है. क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए उसको अच्छे से पहले पढ़ो और फिर उसके बाद अप्लाई कर दो. इज इट ओके? ओके सर. हाँ, यहाँ पे 55% मार्क्स बताया गया है 8वीं 9वीं कक्षा में, है ना. देख लेना अपना ओवरऑल क्राइटेरिया. मैंने अभी इसको पूरा पढ़ा नहीं है, बट मैंने कहीं देखा था, तुमने अब सही समय पे पूछ लिया, मैंने आपको बता दिया. ओके, फिर से रिजल्ट आप देख लो कौन सा वेबसाइट है ये. सरकारी रिजल्ट, सिर्फ आपको यही लिखना है सरकारी रिजल्ट. ये रेड सा आना चाहिए. उसमें सबसे पहला सर ऑनलाइन हो जाएगा. हाँ, उसको पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ो, जैसा होता है उस हिसाब से, जैसे डायरेक्शन दिया गया उस डायरेक्शन के हिसाब से काम करो. ओके सर. चलो, तो मैंने आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दी है, दिल्ली यूपी दोनों बच्चों को. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. ओके, सो वेयर वी वर, आई हैव कंप्लीटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. यस सर. ओके, आप लोगों ने आई थिंक ये नहीं किया होगा, एग्रीकल्चर में डिफरेंट जो क्रॉपिंग एरिया है उसको लोकेट एंड लेबल नहीं किया होगा, है ना. नो सर. वो सर नहीं किया.
तो आप सभी के पास पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आई होप होगा इस समय। यस सर, यस सर। हाँ, सो टेक अ while, टेक अ मिनट, ओके, एंड डू इट। ओके, एक मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सर इसको कैसे करना है सर? इसमें मार्क करना पड़ेगा हमें? बिल्कुल। फॉर एन एग्जांपल, दिस इज अ लेजेंड, ओके, एंड दिस वन इज legend, and this has been shown by different legend area demarcated as cotton growing states as well as jute growing states. So अब देखो, jute growing states as you all know, हुगली बेसिन याद है, तो ये adjoining areas of Bihar, West Bengal, Odisha, state of Assam, here you will grow jute, whereas in rest of the India, particularly Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, ये तो आपको आना ही चाहिए, यहाँ पे कॉटन ग्रो होता है, तो ये तो आप ऐसे ही डिमार्केट कर दोगे। इवन यू विल इन डिमार्केट यूपी, हरियाणा, बट लेजेंड्स उसमें प्रॉपरली शो कर देना। ओके सर, सिंपल एक डॉट लगा के दिखा नहीं सकते यूपी ऐसे करके? आप अभी फॉर अ वाइल व्हाट यू डू कि आप उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में जूट लिख दो। ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यहाँ पे कॉटन लिख दो। अब बाद में फिर आप उसको शेड कर देना, डिफरेंट शेड करना, पर दोनों में सेम शेड नहीं होना चाहिए, कॉटन और जूट में। ओके, डन? नो सर। यस सर। सर वेट करो सर थोड़ा सा। ओके सर ऊपर भी है क्या इसके, जम्मू कश्मीर वगैरह में? जम्मू कश्मीर में नहीं करना है। सर गोवा में सर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ। आई थिंक ज्वार, बाजरा, रागी, यू नो, ज्वार सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? महाराष्ट्र। बाजरा राजस्थान, रागी कर्नाटक। फटाफट डिमार्केट कर लो, ज्वार, बाजरा, रागी, 3 स्टेट डिमार्केट कर लो, बाकी रहने दो। और आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, आपको वाकई में अगर करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, पर्टिकुलरली ज्वार, बाजरा, रागी के लिए। ओके सर ये मिल सकते हैं क्या मेरी मैप के जो? सर J stand for ज्वार, B for बाजरा, R for रागी। सर कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखे सर, उनमें दोनों है, रागी और ज्वार दोनों है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट दोनों है। हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा उसमें नहीं लिखा है ना कि वहां पे बाजरा नहीं उगाया जाता। मेजर की बात हो रही है। 3 स्टेट करना है जो आपने जो अभी। हाँ, मेन 3 स्टेट कर लो। ओके सर। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा करें तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको कंप्लीट कर लें। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, नॉट अ बिग डील। मेज के बारे में आप, आई थिंक कंडीशन आप सभी को याद है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस है ना? तो ये रहा मेज। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आई थिंक रेडिकल B01 ने ये कर रखा है। थोड़ा तो मैंने बताया होगा। यस। हाँ, आप लोग बस थोड़ा सा रिवाइज कर लो। विद इन अ व्हाइल वी विल कम बैक टू द मेन टॉपिक, है ना? यस सर। कर लिया। चलो, आप सभी के सेपरेट पॉलिटिकल मैप में ये होना चाहिए। पॉलिटिकल मैप सभी के पास होना चाहिए, जो है करीबन 8-10, और सेपरेटली करोगे ये, ऐसा नहीं सिर्फ एक में सारा कर दोगे, तब तो सारा जो है कि पौच हो जाएगा, उसमें डिफिकल्ट होगा आपके लिए। नीट एंड क्लीन तरीके से करोगे, और जब भी मैप करना है स्कूल में तो पेंसिल का, HB पेंसिल्स का इस्तेमाल करना। ओके, और पेंसिल से इस्तेमाल करके जो है प्रॉपरली डिमार्केट करना, लोकेट और लेबल करना उसे। नाउ आफ्टर दिस मेज वी विल कम बैक टू आयरन ओर, माइका एंड बॉक्साइट। ये शायद मैंने नहीं कराया रेडिकल B01 में, तो ये तो मैंने डेटा लिखवा दिया था पिछली क्लास में। यस सर। हाँ,
ओके, इसमें इसमें अब देखो, आई थिंक वीट वाला रह गया है, वीट प्रोड्यूसिंग, है ना। फिर राइस वाला रह गया, आपका टी है, फिर फिर कॉफी है ना, एंड देन सुगर केन है। आई थिंक यू विल फाइंड दिस, यू नो, द स्टेट्स वेयर दे आर ग्रो, where these crops are grown. So you need to fill that, you need to locate and label that in your respective map. अगर टी की बात की जाए तो you will definitely say sir Assam. Coffee you will say sir Karnataka. Wheat you will say sir it's Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh. हरियाणा, उत्तर प्रदेश। Yes. So in this way, तो okay. शुगर केन में यूपी ना? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार। यस सर वैसे आपने बताया था कि वो मूव कर गए हैं वेस्टर्न घाट्स की तरफ। वेस्टर्न मूव कर रहे हैं ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। हाँ, तो आगे बढ़े, ये वाला पोर्शन भी करा दिया। सर दिस वन, ओके, लोकेट कर लो इसको। सर जूम कर दो, मुझे दिख नहीं रहा ठीक से इसमें। यस सर। पहले लेजेंड देख लो पहले आप सभी। सर यहाँ पे लेजेंड की जगह की बोल सकते हैं ना? कुछ भी बोलो, लेजेंड वैसे यूज कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा, बट ये करना पड़ता है अगर एक से ज्यादा चीजें आप लोकेट कर रहे हैं, लेबल कर। चलो, जो जहां पे पोजीशन जिसका है लोकेट किया गया है ऐसे ही करना आप सभी लोग। सर ठीक से समझ नहीं आ रहा मेरे को। सर वो दुर्ग में जो क्रॉस है या माइका में वो क्रॉस है बीच वाला? ये बताओ, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर में आपने क्या पढ़ा था? आयरन ओर पढ़ा था या क्या पढ़ा था? आयरन ओर पढ़ा था सर। यस सर, आयरन। ये दुर्ग वही है। सर बैलाडीला तो रेंज का नाम था ना, उसी में सारे दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आ रहे थे, तो सर यहाँ पे बैलाडीला अलग से क्यों लिखा हुआ है? बैलाडीला सर एक बार नीचे कर दो। उसमें तो सर 14 हिल्स 14 रेंजेस थे ना जिसमें लोकेटेड था आयरन ओर, तो सर वो तो सारे नेम्स आने चाहिए ना अलग अलग। हाँ, तो इसको आप डिमार्केट करो पहले। बड़ा रेंज है, यहाँ से आपको लोकेट करके दिखाया गया है। देखो, बस्तर चंद्रपुर के बारे में डिस्कशन नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ बेलाडीला और दुर्ग के बारे में बात की। सर 7 पे कौन से वाला है? 7 पे 7 पे कहाँ है ये? सर कौन से वाला है ये? बिलासपुर, कटनी, अमरकंटक, बॉक्साइट, याद है? यस सर।
सर डिपॉजिट और एग्जैक्ट माइका में क्या डिफरेंस है? क्या? सर एक जगह लिखा है माइका डिपॉजिट और एक जगह लिखा है माइका, तो सर सर इनमें मैं मतलब क्या सर बॉक्साइट डिपॉजिट का मतलब हुआ कि सर इतने एरिया में बॉक्साइट ही बॉक्साइट है, और बॉक्साइट वो वाले का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर जगह पे बस बॉक्साइट मिल रहा है। वेरी गुड। इतने जगह जो है कि बॉक्साइट डिपॉजिट है, माइन एक जगह पे है जो कि इकोनॉमिकली फीजिबल है। समझ में आ रही है बात? जिस जगह को बनाया जाता है, ओके हर सर जगह को मतलब माइन नहीं वो बनाया एरिया जाता। दिखा रहा है और ये नहीं। बिल्कुल। ओके सर। कंप्लीट। सर अलवर और मेवाड़ एक ही जगह पे यस है ना, सर। या अलग अलग जगह है वो राजस्थान में? देखो, अजमेर बेवार अलग अलग है। ओ सॉरी सर। यस सर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड सर। सर कंप्लीटेड। सभी बच्चों का हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। मेल कर देना चाहिए सभी। नेक्स्ट वन इज कोल माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। ये मैंने लिखवा दिया था, आप लोगों को बताया था एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। यस सर। ये रहा कोल माइंस एंड ऑयल फील्ड। फटाफट इसको डिमार्केट करो, लोकेट करो। मुंबई हाई, बसैन, अंकलेश्वर, इन सब के ये सारे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सर लेजेंड दिखा दो पहले। यहाँ पे कौन सा कोल पाया जाता है नेवेली में? मैग्नेटाइट। लिग्नाइट। 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 वेरी गुड। किसने आंसर दिया ये? सर ब्राउन कोल। दिग्बोई नारकटिया देख लेना यहाँ पे। आई थिंक यू आर डन विद दिस, है ना? सर नो, 1 मिनट। नो सर वेट कर लीजिए। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट आएगा जरूर। लेजेंड देख लो सबसे पहले। ओके, डिमार्केट करो पहले, सदन वाला कर लो, फिर आपको नदन वाला भी करा देंगे। सदन पाठ करो और सेपरेट पॉलिटिकल मैप में होना चाहिए विथ हेडिंग अभी न्यूक्लियर खत्म हो पावर गया। प्लांट, थर्मल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसे ताकि सर आप मैप जब भी रिवीजन खत्म हो करो। गया। मैप खत्म हो गया? यस मैंने सर। कहा था एक बंडल लेके आने के लिए ना, जिसमें आपके कई सारे मैप होते हैं। सभी बच्चों के पास मैप है? यस सर है। यस सर। यस सर।
चलो नदन पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नाम रूप देख लेना असम में। सर जो तारापुर है वो बॉर्डर पे नहीं है ना, महाराष्ट्र के अंदर ही है ना? महाराष्ट्र में ही है। ओके, अब ट्रायंगल बनाने में बॉर्डर तो टच हो गई, तो आप सावधानी से बनाइए। तो सर हम ऐसे कर सकते हैं, हम एग्जाम में ट्रायंगल ही बना ले, फिर हमें कंफ्यूजन ही रहेगी कहाँ था कहाँ नहीं। आप अपने हिसाब से बना लो, जहां डिमार्केट किया है वहां पे डिमार्केट कर। चलिए कंप्लीट हो गया आई थिंक। यस सर। सर एक मिनट। अब सर क्या हो रह गया गया? है। सर ऐसे तो कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल सर। हो गया। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। ओके, तो हम लोग जब मैप कर रहे हैं तो क्यों ना मैप पूरा कंप्लीट ही कर लिया जाए। व्हाट आई थिंक, यस बताओ ऐसे ऐसे कर करते हैं? लेते हैं। ओके सर। सर अब सर मैं पढ़ा दो सर अब वो वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन। ये सर पढ़ा दो सर अब। ये सर पहले ग्लोबलाइजेशन। स्कूल सर बोल रहे हैं कि करा नहीं तुमने सही तरह। अच्छा ठीक है, तो चलो आपका टेक्सटाइल, हाँ आयरन एंड स्टील प्लांट, आयरन एंड स्टील प्लांट तो आ जाएगा ना। ये वाला कर लो, टेक्सटाइल वाला बाद में कर लेंगे। सर ये लास्ट सर है। ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में है। नहीं, आयरन एंड स्टील प्लांट तो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। ओके, ऐसा ऐसा क्यों ना कर लो कि आप लोग इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लो मैप का। यस ओके, सर। स्क्रीनशॉट लेके इसका मैप प्रिपेयर कर लेना। दिख रहा है? यस सर। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लेजेंड के साथ स्क्रीनशॉट ले लो और इसको मैप में फिल कर लेना। ओके, लोकेट एंड Okay, लेबल sir. कर लेना। यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका पर्व जैन। अब ठीक है पर्व? यस सर यस सर। हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट हो जाएगा। आयरन एंड स्टील प्लांट इसका भी ले लो। हाँ सर ले लिया। यस सर। ये सब होना चाहिए आप लोगों जो है, इसको कंप्लीट करके मेल करोगे। ओके सर। नेक्स्ट है आपका आ गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद भी होना चाहिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लो ऐसे सीधे, एनटीएससी के लिए ये आप पढ़ के जाना। सर इसमें सीबीएसई ने तो कम ही दिया है ना, जैसे सीबीएसई ने एक वो दे रखा है कि यही आ सकते हैं बस। इसको पहले आप Maps करो, मैं में। बता रहा हूँ। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आ जाओ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। आता ही आता है इसमें से क्वेश्चन, जरूर आएगा। देखो एक तिरुवनंतपुरम भी है एकदम आखिरी में। ओके, मैं थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूँ इसको ताकि आप पूरा देख पाओ। लो ले लिया। सर वो एक बार थोड़ा सा नीचे कर दो, 16th नंबर दिख नहीं रहा। हाँ लो, सर ले लिया। ये सर ले लिया। हो गया। नेशनल हाईवेज लाइफलाइंस, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये तो सर एनटीएससी के लिए। ये कैसे मार्क करेंगे? ये आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को करना है। ओके, तो मैं जब मैं पढ़ाऊंगा तभी समझा दूंगा। श्रीनगर याद रखना, कन्याकुमारी नीचे देखो याद रखना, पोलवर यहाँ पे पोरबंदर याद रखना, और यहाँ पे सिलचर हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फिर उसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो मेगा सिटीज हैं, 4 महानगर हैं पर्टिकुलरली, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, उसी को क्या करना है, जोड़ देना है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज। हाँ मेट्रोपॉलिटन वाले का है ना ये, लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हाँ, लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर उसके बाद अब उसके बाद मेजर सी पोर्ट्स आएंगे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आना ही है इससे क्वेश्चन, ये एनटीएससी में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसको कॉपी में लिखोगे, याद रखोगे।
हो गया। डन। यस सर। अब ये यस सर इसका, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में, मैं बता दे रहा हूं। अश्मित मालक, ओके मैम, क्या हो रहा है? व्हाई यू आर चैटिंग इन बिटवीन? वो एक्चुअली मैम ने मैसेज करा था चैट बॉक्स में। सर मैम ने अनाउंसमेंट किया है दैट बायोलॉजी यस सर, क्लासेस। बायोलॉजी क्लास नहीं होगी। ओके सर बायोलॉजी क्लास में थोड़ी इंपॉर्टेंट मतलब हर्डल्स ज्यादा हो रहे हैं इसमें। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इट स्टैंड्स फॉर बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरा सर एक ऊपर वाला मिस हो गया, सेकंड जो आपने सेकंड फेज 3 का दिखाया था ना मैप, वो मेरा मिस हो गया एक्चुअली। क्या मैंने कंटिन्यूशन में स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब देखो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद पेस्ट नहीं कर पाया उसे। कोई बात नहीं, अभी मैं देख लेता हूँ फिर से। नेशनलिज्म इन इंडिया में 2 नंबर, नेशनलिज्म इंडिया से 2 नंबर के मैप आएंगे सीबीएसई के लिए। एनटीएससी में हो सकता है, डिपेंड ऑन द वेल ऑफ एग्जामिनर कि वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है मैप के बेसिस पे या ऑब्जेक्टिव। ये इंफॉर्मेशन आप जो है कि क्लिक करो। और आता क्या है, इस 2 नंबर के लिए बहुत आसान सा, हर बच्चा इसको अच्छे से कर सकता है। क्या है आपका कैलकाटा का सेशन कहाँ पे हुआ था, सितंबर 1920 से का सेशन कहाँ पे हुआ था? थोड़ा जूम इन कर दीजिए। दिसंबर 1920 का सेशन कहाँ पे हुआ था? 1920 नागपुर। हाँ, तो ये ईयर और ये जो है रिस्पेक्टिव सेशंस और फिर मूवमेंट्स वगैरह याद रखिएगा, इसी को आपको लोकेट करना है। ये तो आपका फेज 2 का ही है। सर ये तो सब मैप वर्क है ना? हाँ, ये मैप वर्क है, बट ये आप याद रखिएगा, एक जगह सारा लिखा हुआ है। सर मद्रास का सर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ। तो 3 सिग्निफिकेंस दी हुई है ना। ओके, अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, नए बुक में ये 1916 ईयर हटा दिया गया है, 1917 है, जो कि करेक्ट है। बुक में पहले से गलत है ना? तो अब जो लेटेस्ट बुक आ रही है एनसीईआरटी की, उसमें ये 1917 कर दिया गया है, तो आप भी इसको सही कर लीजिए। ओके सर। ये सर आपने बताया भी था। हाँ, सर बताया भी होगा। सिग्निफिकेंस सिर्फ 3 दिए हुए थे, एक बार बता दो कांग्रेस सेशंस जो थे। कहाँ है? सर ऊपर वाला जो है 4 पॉइंट्स मद्रास लाहौर, सर इसमें 3 ही दिए हुए हैं। मद्रास 1927 का है। मेंशन नहीं है मद्रास का उसमें शायद। सर हाँ, अमृतसर मद्रास में भी हुआ था 1919। हाँ, तो इसमें 1927 का ही, बस आपको अगर पूछा जाए कहाँ पे 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, आप मद्रास टिक करो, चेन्नई को टिक करो, हो गया। ओके ओके सर। ओके सर। अब आ जाते हैं मैप में, आना ही आना है ये मैप से, फटाफट इसको लोकेट करो, देन वी विल स्टार्ट ग्लोबलाइजेशन। सर एक बार वो सेकंड वाला मैम जो मैंने बताया वो भी एक बार ऊपर स्क्रॉल कर देना। ये लाहौर का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है पूर्ण स्वराज वाला? यस सर, लाहौर सेशन एट यस 1930। सर। सर दिसंबर 1929। चौरी चौरा, चंपारण, देखो कोलकाता आपको यहाँ दिख रहा है, नागपुर यहाँ पे है, दांडी मार्च, बरदौली सत्याग्रह, खेड़ा, अहमदाबाद। आपकी आवाज कट रही है इसमें। अमृतसर बॉर्डर के पास नहीं है बहुत ज्यादा। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है? ये सर मतलब इससे भी ज्यादा और शायद से नियर है। चलो कोई बात नहीं, अब इतने ज्यादा टेक्निकल ना जाओ, जो बनाया है उसको बनाओ। ओके सर। यस सर। सर हो गया है। डन, सभी बच्चों का हो गया? सर एक सेकंड वाला मैप दिखा दो सर, जो मतलब आपने फेज 3 के मैप्स दिखाए थे ना, उसमें एक सेकंड मैप था वो मेरा छूट गया था। ये अच्छा, ये बताओ, नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप हो गया सभी बच्चों का? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ से 2 नंबर फॉर श्योर है। अब आ जाते हैं, इनका छूट गया है वैभव। ये नहीं सर, वो स्टार्टिंग में ही था थोड़ा, जब आप वो वाले दिखाए थे ना मैप जो कि थर्ड फेज में आने वाले मैप थे।
नेशनल हाईवे हो यस गया, सर, ये ये सब कर थर्ड दिया। पेज के ही हैं, बता Yes, देना मुझे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, नेक्स्ट yes, वन sir. इज योर आयरन एंड स्टील प्लांट्स। यस सर, यही वाला। चलिए, तो इन यस सर, दिस हो वे गया। वी हैड डन दिस मैप सेक्शन। ओके, और ये मैप में मैंने कुछ डेटा अलग से भी आपको बताए हैं, तो आपके एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके 5 नंबर के मैप आएंगे, तो याद रखिएगा ये 100 आउट ऑफ 100 तभी आएगा जब आप मैप अच्छे से करेंगे। जिस बच्चे ने अपने माइंड में मेकअप कर लिया है कि आई वांट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स और 100 आउट ऑफ 100, वो इस बात को ध्यान रखें। ओके, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा। अगर आपने स्टेट आपको सारे याद हैं इंडिया के, और आपने जो पढ़ते समय एग्जाम्पल्स भी याद कर लिए हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब बार बार आप जब कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये सब तो आपको जब मैप प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे ख्याल से तभी याद हो गया होगा कि ये कौन सी जगह पे है, कहाँ पे लोकेट करना है। कुछ एक और एक्स्ट्रा है तो उसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने बताया था आई विल स्टार्ट ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। यस सर। यस सर। अब यस मैं सर। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी और कंज्यूमर राइट्स दोनों कंप्लीट करके ये बुक ही कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग सिविक्स स्टार्ट करेंगे, सिविक्स कंप्लीट करेंगे, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, ऐसे एक एक करके अब कंप्लीट करते चलेंगे। ओके, तो तो यहाँ सर इस पे वाले सब हमारा चैप्टर का हिस्ट्री कंप्लीट हो सेक्शन, जाएगा? यस, सर हमारा हिस्ट्री सेक्शन रहता है ना अभी? हाँ अभी तो बहुत सारा है। ओके, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ओके, अब समझ लेते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने ये स्कूल में पढ़ लिया है, दे हैव एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, है ना। और उनसे मैं अगर पूछूंगा तो वो बताएंगे भी। कौन बच्चा बताएगा व्हाई एमएनसीज स्प्रेड देयर प्रोडक्शंस अक्रॉस कंट्रीज? सर प्रॉफिट ज्यादा बढ़ाने के लिए। सर प्रोडक्शन So लो। they सर get क्योंकि more सर profit चीप from लेबर, चीप Sir, to establish a multilateral system, because a particular resource is abundant in a specific country or in a specific zone, whether it is non-abundant in another zone. So they just establish their plants in the zone where the resource is abundant, and then they transform those raw material into finished products, and they sell into the zone where the resource is not in abundance. वेरी गुड। चलो, तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में हम आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस एमएनसीज। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है ना, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में एमएनसीज स्टैंड फॉर मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन। नेशनल कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन, कुछ लोग कंपनी कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ओके, अब हुआ क्या कि इफ यू लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड, सर ये वर्ल्ड मैप है, कंसिडर कर लो, नॉट एब्सोल्युटली। हाँ सर रफली। हाँ रफली ही है, ऑब्वियसली टू मेक यू थिंक मोर क्लियर, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग दिस। So this one, suppose Australia, and this one, you know, Antarctica. Antarctica. Okay, ये आपका अटलांटिक ओशन, ये पैसिफिक, ये इंडियन ओशन।
ओके, तो समवेयर कुछ ऐसे ही मैप आपका दिखेगा वर्ल्ड का। यूरोप, ओके, दिस वन रशिया, दिस वन योर चाइना, ये साउथ ईस्ट एशिया, ये आपका एशिया, साउथ एशिया, दिस वन वेस्ट एशिया, दिस वन अफ्रीका, यू नो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलेशिया। ओके, तो समवेयर कुछ इस तरीके से। तो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एज आई सेड, अब ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करते हैं थ्रू आउट द ग्लोब। और ये आपका जो फिनोमेना है एमएनसीज का, आप जानते हो कि 1960s के बाद से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये क्या हुआ है, इमर्ज हुआ है। और इन ऑर्डर टू मेक मोर प्रॉफिट दे आर डूइंग दिस, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक मोर प्रॉफिट दे आर स्प्रेडिंग आउट देयर प्रोडक्शन। कहीं क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कैटर्ड ऑन थ्रू आउट द ग्लोब। कहीं पे कुछ अवेलेबल है तो कहीं पे कुछ अवेलेबल है। तो उन सारे रिसोर्सेज को, जहां पे जो रिसोर्सेज चीपली अवेलेबल हैं, ओके, उसको वहां पे ये जाके अपने आप को क्या करते हैं, वहां पे स्टैब्लिश करते हैं और वहां के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। ओके, वहां पे क्या करते हैं, अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं, अपने वहां के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, इन यूएसए यू विल फाइंड दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी अच्छा है। दे विल डू देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन यूएस ऑफ ए, ओके। और फिर उसके बाद देखेंगे चाइना में हमने पढ़ा है क्या है, लो वेजेस और स्किल्ड है लोग, तो दे विल डू हियर मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करा लिया, ओके। और फिर उसके बाद एशिया में, पर्टिकुलरली इंडिया में क्या है, पीपल आर स्किल्ड, स्किल है किसमें, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एज वेल एज दे आर गुड इन स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश अच्छी है। तो वो जो है कि यहाँ पे मैंने शायद बीपीओ के बारे में आपको समझा दिया है कि हाउ बीपीओ वर्क्स। यस सर। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। और फिर उसके बाद यूरोप में, यू नो, बिग मार्केट, तो यहाँ पे असेंबलिंग कराएंगे। असेंबलिंग कहाँ पे कराएंगे, यूरोप में करा लेंगे। तो इस तरीके से हर एक जगह अपने आप को एस्टेब्लिश करके वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं ड्रास्टिकली। सर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा सर कॉस्टली? फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली होगा अगर आप यहाँ पे कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो जाहिर सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन का लगता है, इंपोर्ट करते हो आप किसी भी चीज को तो उसमें वो इंक्लूडेड होते हैं, तभी तो महंगा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन के बिना तो हो ही नहीं पाएगा। हाउ यू विल मूव थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू नीड ट्रांसपोर्टेशन बाय मीन ऑफ लैंड, बाय मीन ऑफ एयर और वाटर। और वाटर को कंसिडर किया जाता है क्योंकि वाटर इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब लाइफ साइंस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अपने रिड्यूस करने के लिए, एंड दे हैव इमेंस वेल्थ। कुछ एमएनसीज तो ऐसे हैं इनके पास इतना पैसा है कि डेवलपिंग की नेशन के जीडीपी में भी, जीडीपी के बराबर लगभग उनके पास पैसा है, या उससे ज्यादा है समटाइम्स, इतना ज्यादा पैसा है। तो जब इतना ज्यादा पैसा है तो वो मार्केट को क्या करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं अपने हिसाब से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करते हैं ड्रास्टिकली, ओके अपना। और फिर उसके बाद सपोज अगर हम पर्टिकुलरली एशिया की बात करें, इंडिया की बात करें, लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, लोकल मैन्युफैक्चरर कोई XYZ चीज बना रहा है, तो वो नियर बाई मार्केट में जो भी चीज अवेलेबल है उसी के हेल्प से बना रहा है। और इन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को स्प्रेड कर दिया, ठीक है। अगर लोकल मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो इनका नियरली 40 to 50 रुपीज होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि दे हैव स्प्रेड देयर कॉस्ट ऑफ देयर ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन थ्रू आउट द ग्लोब। So they will reduce their cost of production drastically, but here they have no other option because they have a limited scope, limited territory from where they can extract resource. अब यहाँ पे 100 रुपीज है, यहाँ पे 40 to 50 रुपीज है। So it means कि अगर MNCs ने सोचा कि हमें इनको बॉयकॉट करना है मार्केट से, ओके, तो उन्होंने कहा ऐसा है, सपोज वो 40 मान लेते हैं हम, इतना है उनका, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा है अपना सामान 70 रुपीज में बेचेंगे। और लोकल मैन्युफैक्चरर जो कि 100 में बना रहा है, वो किसी भी हालत में 100 के नीचे नहीं बेच सकता। वो जब भी बेचेगा प्लस प्रॉफिट के साथ ही बेचेगा। 110 मान लेते हैं मिनिमम, इतना तो रख देते हैं 10% का प्रॉफिट। यहाँ पे इन्होंने जो है कि 40 से कितना जोड़ दिया, 30,
ये इनका प्रॉफिट पोर्शन है, इनका 30 है, इनका 10 है। अब बताओ दोनों मार्केट में आ गए प्रोडक्ट, जो 70 एमआरपी का है और जो 110 एमआरपी का है, किसका सामान बिकेगा? 70 एमआरपी का। 70 वाले का। और सर उनका प्रॉफिट भी 70% से ज्यादा है। ठीक है, ये बंद हो 75% प्रॉफिट भी। हाँ, ये बंद हो जाएंगे फिर, ये कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन ना हो जहां पे एमएनसी जानबूझकर इस तरीके से काम कर रही हैं, कौन का फिर हेल्प करेगा इनको? हु विल लुक आफ्टर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कहेगी? ओके, सो यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट एट 70, ओके, डू वन थिंग, 40 रुपए टैक्स दे दो। ठीक है, 40 रुपए क्या कर दो? टैक्स दे दो। 110 पे ले आएंगे उनको कि अब लेवल प्लेइंग ग्राउंड हो गया, अब दोनों के लिए बराबर, अब अपना अपना सामान बेचो। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे नहीं है या ओवरऑल रिलेशन नहीं है, तो उनसे कह देंगे ऐसा है कि आप हमें जो है कि 40% नहीं, आप एक काम करो, यहाँ पे आप मुझे 80 रुपीज दे दो। ओके, क्या दे दो? टैक्स 150 हो। ठीक है, तो उनका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सामान नहीं बिकेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा है। बहुत ज्यादा क्या है वो? महंगा है। सर इसलिए ब्रांडेड चीजें महंगी मिलती है हमें। ओके, क्योंकि उन पे टैक्स ज्यादा होता है। नहीं, ब्रांडेड चीजें महंगी क्यों मिलती हैं अभी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे सर। ओके, अभी रुक जाओ, जो मैं बता रहा हूँ अभी उतना तक समझो। तो यहाँ पे ये क्या है? ये बैरियर है। ठीक है, ट्रेड बैरियर भी, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एमएनसीज जब आती हैं तो आपको मैंने बताया प्रोडक्शन स्प्रेड आउट करेंगी, लोकल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है ड्रामेटिकली। कई लोकल मैन्युफैक्चरर्स या कह लो आप स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स अपने शॉप्स को क्लोज कर देते हैं, कॉम्पीट नहीं कर पाते तो बंद कर देते हैं। अब जब एमएनसीज आती हैं तो एमएनसीज हैं, एज द नेम सजेस्ट, इट मींस दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो वो कैसे किसी भी जो है एरिया में अपने स्प्रेड, पर्टिकुलरली एरिया में कैसे अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करेंगे? अगर ये इंडिया है ना, और यहाँ पे इनको अपना प्रोडक्शन स्प्रेड कराना है, ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई देखो ऐसा तो नहीं है कि आते ही और ये कहेंगे कि हमें लैंड, लेबर, है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल तो है ही इनके पास, और एंटरप्राइज। आपको याद है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? यस सर। लैंड, लेबर, कैपिटल। इतना ज्यादा वो दिमाग नहीं चलाएंगे। वो सोचेंगे जो वेल एस्टैब्लिश्ड है अगर कोई, और वो अपने प्रोडक्शन यूनिट को बेचना चाहता है, क्यों ना उसी के प्रोडक्शन यूनिट को खरीद लिया जाए। तो एमएनसीज कोशिश करेंगे ऐसे जो है प्रोडक्शन यूनिट्स को खरीद लेना जो पहले ही से एस्टैब्लिश है। अच्छा खासा पैसा दे दो और सेटल हो जाओ, आते ही सीधे दूसरे दिन से प्रोडक्शन चालू, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। अब यही केस हुआ आपका जो है कि हच, पहले आप आज के डेट में जो वोडाफोन यूज कर रहे हो, वो पहले हच था, एक छोटा सा डॉगी आता था हच का, हच में के एडवर्टीजमेंट में। तो हच को पूरी तरीके से वोडाफोन ने खरीद लिया। ओके, वोडाफोन और उसका नेट हच, हाँ बाहर की कंपनी है, और हच की पूरे नेटवर्क को उसने कवर अप कर लिया। अपने पेरेंट्स से पूछो अगर हच यूज करते होंगे तो वो जानते होंगे हच ही क्या हो गया, वोडाफोन हो गया। और इसी तरह आपके बुक में क्या दिया है? पराग फूड एंड कारगिल, अमेरिकन कंपनी। हाँ, तो कारगिल कौन सी है? अमेरिकन कंपनी है। यस सर। और वो अमेरिकन एमएनसीज है, वो एमएनसी है, वो पूरे तरीके से पराग को क्या कर लेती है? ओवरटेक कर लेती है और उसके प्रोडक्शन यूनिट को अपना प्रोडक्शन यूनिट बना लेती है। एमएनसी होती है। हाँ सर, इंडिया की भी कोई एमएनसी है दूसरी? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। रैनबैक्सी है, टाटा है। हाँ, अभी हम लोग करेंगे, वेट कर लो। हाँ बोलो, कोई बच्चा कुछ कह रहा है, बोलिए, कोई बीच में कुछ कह रहे थे आप लोग। सर हाँ बोलिए। सर मैंने थोड़ा सा मेरा चैप्टर का नेटवर्क हो गया था इशू। वैसे आपने इस चैप्टर में मतलब ये बताया कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग और फिर ये एमएनसी के। हाँ, ग्लोबलाइजेशन तो आप लोगों को और पहले ही मैंने बता दिया है। टर्म ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरकनेक्शन
है ना, इंटरलिंकिंग एंड इंटरकनेक्टेडनेस अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज बाय मीन ऑफ ट्रेड, ओके, बाय मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड मूवमेंट ऑफ पीपल, यही है ग्लोबलाइजेशन। और ये फिनोमेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफी ज्यादा पेस पकड़ा है ना। और ये एमएनसीज किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बना रही हैं, फिर वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, प्रोडक्शन यूनिट क्यों स्प्रेड आउट हुआ है ये मैंने बताया है। ओके, तो यस, आगे बढ़े। Shall I proceed now? Yes, sir. सर फिर एमएनसी को सर कंट्री में होना क्यों चाहिए? क्या कह रहे हो? सर एक एमएनसी को सर कंट्री में होना क्यों चाहिए वैसे? एमएनसी को कंट्री में होना क्यों चाहिए? अभी ठीक है, ये क्वेश्चन आप होल्ड करके रखो। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप आई थिंक ये चैप्टर, इसका आंसर अपने आप जान जाओगे। अभी तो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है ना, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ा पेशेंस रखो। ओके, क्या नाम है आपका? सर विशेष। विशेष, ओके विशेष। मैं एंड में आपसे पूछूंगा कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। ओके ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, आपने बोला कि एमएनसीज के पास काफी सारा पैसा होता है, तो वो एक रीजन में जाके वहां पे जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद लेती है। तो सर वो जो है उस रीजन के छोटी छोटी कंपनीज को खरीदती है या फिर वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदती है? एक वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदेगी वो। ऐसा काम नहीं करोगे ना जिसमें बार बार पैसे देने हो, ऐसा काम करोगे जो पहले से ही एक रोबस्ट हो और अच्छी तरीके से, एक रोबस्ट सिस्टम हो, अच्छी तरीके से काम कर रहा हो, उसको खरीदना चाहोगे आप, है ना, एज अ वेल ऑफ सेट ऑफ पीपल। ठीक है, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो कोई भी इन्वेस्टमेंट तब होता है जब प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट होता है किसी बिजनेस का, है ना। इम्प्रॉपर होगा तो कोई इन्वेस्टमेंट जल्दी नहीं करेगा। मतलब सर, अगर मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है एक रीजन में और वहां पे कोई एमएनसी आती है तो डायरेक्टली मेरी कंपनी खरीद लेगी? पैन इंडिया लेवल पे पहली बात तो एमएनसीज हैं, वो पहले ये याद रखना आप। वो कोशिश करेंगे उनका जो भी नेटवर्क हो वो पैन इंडिया लेवल पे हो। रीजन स्पेसिफिक तब करेंगे जब वो कोई भी बिजनेस आपने जो सेटअप किया है वो वर्ल्ड वाइड डिमांड में है, तब हो सकता है वो रीजन स्पेसिफिक जाएं। और अगर रीजन स्पेसिफिक किसी तरीके से वो अगर चले भी जाते हैं तो उसको जरूर पैन इंडिया लेवल पे ले जाएंगे, क्योंकि वो एमएनसी है ना, उनके पास बहुत सारा पैसा है। वो रीजन स्पेसिफिक क्यों रखेंगे अपने आप को? सर पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया। सर फुल फॉर्म क्या है पैन का? आप पैन इंडिया ही समझो, ठीक है। सर एमएनसी के पास इतना पैसा क्यों है? एमएनसी के पास इतना पैसा क्यों है? तुम उनसे पैसा छीनना चाहते हो? तो मतलब उनके पास आया कहाँ से? आया कहाँ से? ओके, ये भी आप पढ़ोगे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। कुछ लोग ऐसे थे स्मगलिंग वगैरह करने लगे, इंडिया के एमएनसीज की बात कर रहा हूँ मैं, स्मगलिंग करने लगे बट पर्टिकुलरली चाइना ट्रेड में, है ना। टाटा वगैरह का शायद नाम दिया है उसमें, किताब में क्लियरली मेंशन ओपीएम किया है। वाला, जिसमें ओपीएम ओपीएम वाला की केस स्मगलिंग था। करते थे। तो उन्होंने पहले ये किया, फिर पैसे पाए बहुत सारे, फिर अपने आप को स्टैब्लिश किया, इंडस्ट्रीज वगैरह, फार्म्स वगैरह बनाई, और उसी से फिर पैसे से पैसा बढ़ता चला गया। तो मतलब ये एमएनसी सारी स्मगलर थी? मैंने ये नहीं कहा है, मैंने कुछ का नाम बताया है। और वर्ल्ड वाइड अगर एमएनसीज आज आप देख रहे हो तो वो एमएनसीज बनी हैं, आप जानते हो वेस्टर्न कंट्रीज वाले ज्यादा एमएनसीज हैं। और ये एमएनसीज कैसे बन पाए? क्योंकि इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, कॉलोनीज से रॉ मटेरियल सस्ते में आता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स खरीदे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी, उससे प्रोडक्शन बढ़ाते गए, सेल आउट करते गए, पैसे बहुत बना लिए। ओके सर, समझ में आ रही है? तो सर हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी एमएनसी सर एमएनसी यस, उस तरीके की ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकते हो, बट वो इंडिया में ही आए थे। सर आज के एमएनसी डेट में वो प्राइवेट है, होती है फिर गवर्नमेंट? सर प्राइवेट होती हैं। सर आज के टाइम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब एमएनसी नहीं कहेंगे ना उसको? एमएनसी ईस्ट इंडिया कंपनी है अभी? यस You know सर, this? है, यस सर, इंडिया ने खरीद ली। उसका इंडियन सीईओ है। इंडियन सीईओ है, तो एमएनसीज है तो इंडिया के अलावा भी काम करती होगी ना कहीं? यस सर, लंदन में ही, मतलब यूके में। हाँ बिल्कुल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एमएनसीज कंसीडर कर लो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एक से ज्यादा जगह काम कर रहे हैं नेशन में अगर। मैकडॉनल्ड्स होगी। चलो अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का। हाँ
सर अब फिर टॉपिक सर पे आते हैं। एमएनसी से लोकल प्रोड्यूसर्स को फायदा होता है? बिल्कुल होता है, अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, वेट करो। ओके ओके सर। अब देखो, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ओके, तो इसमें मैंने आपको बताया कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन लाइमलाइट में आते हैं। ओके, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब आप जानते हो पहले क्या था कि मैंने आपको पढ़ा भी दिया है कि पहले कॉलोनीज बना के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे, और अब जो है कि विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंसीज चीजों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ओके, तो एमएनसीज को पर्टिकुलरली हम समझते हैं, एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, एक से ज्यादा नेशन। ओके, तो अपने ऑफिस को सेटअप करेंगे, फैक्ट्रीज को सेटअप करेंगे, और वहां पे चीप लेबर और चीप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, और कई जो है ग्रेटर प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रोडक्शन कम से कम करना चाहते हैं, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, स्प्रेडिंग प्रोडक्शन ऑफ एमएनसी। तो एमएनसी अगर आप देखो तो रिसर्च सेंटर उनका कहाँ होगा? यूनाइटेड स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, इफ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर यू विल गिव आउट दिस एग्जांपल। एंड हैज द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। ओके, कंपोनेंट्स कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे? चाइना में। और फिर उसके बाद मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप में वो क्या करते हैं? उसकी असेंबलिंग कराते हैं, और जब फिनिश प्रोडक्ट होता है तो उसको पूरे दुनिया भर में बेचते हैं उसको। और कस्टमर केयर देखोगे तो इंडिया में है। क्यों? कस्टमर, यही बीपीओ जो मैंने आपको समझाया था वहां पे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या कॉल सेंटर, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से प्रोडक्शन को क्या कर रखा है? स्प्रेड कर रखा है थ्रू आउट द ग्लोब में, इन ऑर्डर टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. The goods and services are produced globally. As a result, production is organized in increased complex way. Okay. So, okay. Will anyone read out here? यहाँ से यहाँ तक कोई read करना चाहेगा? Or should I explain in this way? This the way which I have. Sir, explain this way. चलो ठीक है। तो जो प्रोडक्शन है आप जानते हो, इन अबव एग्जांपल चाइना प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ बीइंग चीफ मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। आपको मालूम है चीफ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लो वेजेस हैं लोगों के। हाँ, मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप क्लोजनेस टू मार्केट है, दैट्स व्हाई वहां पे है। याद रखिएगा, क्यों पूछा जा सकता है अगर प्रोडक्शन यहाँ पे स्प्रेड हुआ तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? तो ये रीजन है। India has a highly skilled engineers who can understand the technical aspects of production, as well as they are educated in English and they are able to speak in English. That's why customer care center in India. So in this way, nearly 50 to 60% cost saving हो जाती है. That's what I told you earlier. 40% मैंने बताया ना, तो 40% और 50 to 60 मान लेते हैं, 60, 40 plus 60, 100%. तो cost saving अगर 60 हो गई तो cost production कितनी हो गई? 40 हो गई। ओवरऑल सेविंग अगर 60 हो गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? 40 हो गया। तो इस तरीके से इतना वो बचा लेते हैं अपने ओवरऑल प्रोडक्शन में, है कि ठीक है। ओवरऑल ग्लोब पे इस तरीके से प्रोड्यूस करके उनको इतना फायदा हो जाता है। सर यहाँ पे यूएस और यूरोप की मार्केट का क्यों दिया हुआ है, और एशिया और भी तो होगी, सब अमेरिका, इन सबका क्यों नहीं दिया हुआ? मतलब सर यहाँ पे दिया ना कि मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में वो असेंबल करवाते हैं, क्योंकि यूएस और यूरोप की मार्केट बहुत क्लोज है। तो सर फिर एशिया, मिडिल ईस्ट और ये सब भी रह गए। हाँ, एशिया मिडिल ईस्ट में रह गए, बट यू नो वेस्टर्न जो पीपल हैं, ठीक है, वो वहां के वेस्टर्न प्रोड्यूस को ज्यादा खरीदेंगे ना। वेस्ट एशिया की अगर बात की जाए तो उतने ज्यादा चीजें वो नहीं खरीदते हैं, ठीक है। और वहां पे प्रॉब्लम, अब वहां पे डिफरेंट एमएनसीज अपने आप को एस्टेब्लिश करने में भी डरती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अनस्टेबल जोन है वेस्ट एशिया। ओके, फिर या तो फिर चाइना का तो मैंने डिस्कशन कर ही दिया। चाइना में अगर वो मैन्युफैक्चर हो रहा है तो ऑब्वियसली चाइना में सेल भी होगा, और साथ ही साथ इंडिया में अगर कस्टमर केयर है तो ऑब्वियसली इंडिया में भी एक अपॉर्चुनिटी है सेल करने के लिए। तो उन एमएनसीज अब कहाँ एस्टेब्लिश होगी? एमएनसीज वहां पे एस्टेब्लिश होंगे जहां पे पीस एंड हार्मनी होगी। आपने पढ़ा होगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन में लिबरल, कंजर्वेटिव, रैडिकल, liberals and radicals wanted a change in society. Why they want this kind of change? They want people to be uneducated.
to be educated. They want society work in an effective way, in a peaceful manner. Okay, taxes Yes, कम sir. लिए जाएं, so that they can Yes, sir. work in an efficient way. तो यही तो बात है. तो MNCs वही, बिल्कुल MNCs वहीं पे सेटल होंगे जहां पे इस तरह की गतिविधियां नहीं हो रही हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज जहां पे नहीं हो रही हैं. क्योंकि अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगी तो वो वहां पे सेटअप नहीं हो पाएंगे. अगर सेटअप भी होते हैं तो उनके जो है MNCs, उनके ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके ओवरऑल बिजनेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा. रैंसम्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो उनको देखना पड़ता है और समझना पड़ेगा फिर ऐसे सिचुएशन में. वो कभी सेटल नहीं होना चाहेंगे अनस्टेबल जोन में. ओके, यस सर. रशिया एक स्टेबल जोन है क्या? क्या रशिया स्टेबल जोन है क्या? हाँ हाँ. ओके, चलो. इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. ओके, तो इन्वेस्टमेंट इंटरलिंकिंग अक्रॉस प्रोडक्शन में आप पढ़ोगे कि MNC सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन, वी स्टडीड अर्लियर. ओके, पैसा लगाते हैं किस पे? लैंड पे, बिल्डिंग पे, मशीन्स पे, अदर इक्विपमेंट में. उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट. ओके, इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे रहते हो, ये पर्टिकुलर रीजन है, टेरिटरी है, यहाँ पे रहते हो, कुछ आपने खरीद लिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, इस तरीके से, तो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ये विद इन कंट्री हो गया इन्वेस्टमेंट. और अगर ये किसी दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस तरीके का, तो उस इन्वेस्टमेंट को में हम और क्या जोड़ देंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट. एक नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है. तो एक बार रिपीट कर दीजिए. इन्वेस्टमेंट समझते हो आप कि हम जब बिजनेस करने के लिए लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना? कैपिटल आपने पढ़ा होगा, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. यस सर. तो आप फिक्स्ड कैपिटल में पैसा लगाओगे. यस सर. ओके, तो अगर वो कंट्री का इंसान है, उसी कंट्री में रहने वाला है, और वो जो है इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा. बट अगर वैसा इन्वेस्टमेंट कहीं दूसरे कंट्री से आ रहा है, कोई MNC आके कर रही है, तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं. ओके सर. ओके, तो अब क्या करते हैं MNCs, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये फॉरेनर्स हैं, है ना? ये दे डोंट नो अबाउट ओवरऑल सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर, है ना? सो दे वांट टू शेयर देयर रिस्क. वो अपने रिस्क को क्या करते हैं? शेयर करते हैं. ओके, तो लोकल कंपनीज से वो जॉइंट प्रोडक्शन करने की जो है ज्यादातर कोशिश करते हैं कि जॉइंट प्रोडक्शन होगा तो लोकल वाला जो इंसान है वो अपने लोकल मार्केट को जानता ही है, लोकल लॉज को जानते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानते हैं. और हम भी नए हैं तो हम भी जो है उससे क्या होगा, हमें उससे फायदा होगा जुड़ने से. हमें क्या करना है? सिर्फ पैसे ही तो देने हैं, बाकी तो वो देख रहे हैं. ओके, तो वो उनसे क्या करते हैं? उनका अपना टाई अप हो जाता है, जॉइंट प्रोडक्शन होता है. ओके, अब यहाँ पे देखो, कंपनी एट टाइम MNC सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज. The benefits of the local company of such joint production is twofold. क्या फायदा होता है? Someone has asked that what sort of benefit do the local manufacturer have when they go for a joint production? Okay, तो क्या फायदा होता है? पहला, very important for examination, पैसा मिलेगा. सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? पैसे की. आपने पैसा लगाया, आपने सोचा कि हमने, देखो कभी बिजनेस खोलते हैं तो क्या करते हैं? हम सोचते हैं जॉइंट वेंचर. तो 100 रुपए बिजनेस में लगने हैं तो 50 रुपया मैं दूं, 50 रुपया वो दे, ताकि डूबे तो 50 ही डूबे, 100 ना डूबे. आपका समझ में आ रही है बात? 2 लोग मिलकर चलाएंगे तो चल जाएगा ना, 50 इनका 50 उनका. यस सर. तो यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे, बाहरी देश से पैसा मिल गया, है ना? बाहरी देश से पैसा मिल गया तो आपको मालूम है बाहरी देश का डॉलर नहीं आएगा. डॉलर तो कौन रखेगा? RBI रखेगा, फॉरेन एक्सचेंज है, वो तो पैसे भेजेंगे, लोकल करेंसी. तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मनी मिल गया उनको. ओके, फास्टर प्रोडक्शन करेंगे. सेकंड, MNC might bring them with latest technology. We are lagging in technology. We don't have the required technology in order to produce different goods and services. हमें टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? डेवलप्ड नेशन में है. और अपनी टेक्नोलॉजी क्या कोई किसी से शेयर करता है? नहीं करता है. अगर आपसे शेयर कर देंगे अपने टेक्नोलॉजी को तो आप हमसे खरीदोगे ही क्यों? आप तो फिर उसका इस्तेमाल करने लगोगे. आपको पता चल जाएगा सीक्रेट क्या है. समझ में आ रही है बात? आज के डेट में अगर हम रफाल खरीद रहे हैं तो हमें रफाल कैसे बनता है उसकी टेक्नोलॉजी नहीं पता है ठीक से.
हम कहते हैं देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं भाई हम आपके यहाँ से तो खरीदेंगे राफेल, बट हमें उसकी थोड़ी टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी, तभी हम खरीदेंगे। ठीक है चलो थोड़ी बहुत शेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी क्या की जाती है, शेयर की जाती है। तो टेक्नोलॉजी जब लेटेस्ट मिलती है हमें, तो हमारा भी क्या होता है, फर्दर अपग्रेडेशन होता है। समझ में आया? दो बेनिफिट हम भी R&D करते हैं उसकी। हम भी कर सकते हैं। अब देखो स्पेस टेक्नोलॉजी में इसरो ने जो है कि अच्छा किया है कि नहीं किया, उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी है। यूएस की कौन सी, यूएस मार्स मिशन हमारा जो है कितना सस्ता था, किसी मूवी के कंपेयर में शायद किया गया था, तो उससे भी सस्ता हमारा मार्स मिशन था। उन्होंने बोला था कि अहमदाबाद, यहाँ से गुजरात से अहमदाबाद जाने के लिए 10 रुपया प्रति किलोमीटर जो है ऑटो पे लगता है, लेकिन हमारे मार्स मिशन में 8 रुपया प्रति किलोमीटर लग रहा है। ओके, तो अब इससे हमें क्या फायदा मिला? इसरो अगर इस तरीके से काम कर रही है तो इसरो जब इस तरीके से काम कर रही है तो दूसरे देश वाले कहेंगे कि हमारा भी भेजो, सस्ते में भेज रहा है ये इंसान, ये कंट्री, ऐसा करिए, ये पैसे पकड़िए, हमारा भी कोई एक जो है कि सैटेलाइट भेज दीजिए। तो फॉरेन इंडियन गवर्नमेंट कहेंगे ठीक है लाओ पैसे दो, फॉरेन एक्सचेंज लेंगे, लोकल मनी अपना यूटिलाइज करेंगे, उनका सैटेलाइट भेज देंगे, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से, ये तो हमारे यहाँ इसरो की मैंने बात की, अलग अलग कंट्री का अपना अलग अलग टेक्नोलॉजी है जो कि वो किसी से शेयर नहीं करते जल्दी। अब एमएनसी के लिए मैं सबसे कॉमन रूट क्या है जो कि मैंने आपको बताया, एमएनसी के लिए है पूरे लोकल कंपनी को ही खरीद लो और अपने प्रोडक्शन यूनिट को एक्सपैंड कर दो। और जो पैसे वाले एमएनसी होते हैं बड़े आसानी से ऐसा कर लेते हैं, और एग्जांपल आपका कारगिल वाला है, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया। कारगिल फूड एक बड़ा एमएनसी ने क्या किया, एक स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज पराग फूड को खरीद लिया, जो कि पराग फूड का ऑलरेडी एक लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क था वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में, एक ब्रांड भी था, लोग उसको जो है कि एक रेप्यूटेड ब्रांड है, ऑयल रिफाइनरीज है, फिर उसके बाद हुज कंट्रोल हैज, अब तो वो कारगिल के अंदर में है। तो इसी तरीके से कारगिल ने ओवरटेक कर लिया पराग को, पराग से वो पैसा दिया, कह दिया कि अब आप मार्केट से चलिए, अब हम देख लेंगे, और फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट करके और उसको एनहांस करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अब in fact many of the top MNC have wealth exceeding the entire budget of the developing country governments। सोचो बजट के हिसाब, बजट से भी ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा। अब सोचो इतना ज्यादा पैसा है तो किस तरीके से वो जो है क्या कर सकते हैं, मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत पैसा है। यस सर, मैंने सुना था वॉलमार्ट का बेल्जियम से ज्यादा है, जीडीपी से ज्यादा निकल गया था। सोचो अब इसके बाद प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का, देखो पैसा तो बहुत है बट ऐसा नहीं है पैसा फेंकते रहते हैं वो, है ना। अब वो अपने हमेशा, अब अगर पैसा इतना ज्यादा है तो क्यों नहीं महंगे में करा लेते हैं अपना प्रोडक्शन, क्यों इतने सस्ते भी कराना चाहते हैं, ताकि वो और भी पैसा कमा सकें, इसीलिए सस्ते में प्रोडक्शन। प्रॉफिट अभी है, बहुत पैसा है, फिर भी प्रॉफिट, प्रॉफिट। ओके, तो अब वो क्या करते हैं, वो पहले ऑक्शंस करते हैं, अगर उनको कोई एक पर्टिकुलर जो है चीज बनवानी है ना, तो वो देखते हैं कहाँ पे सबसे जो है चीप में बनेगा और क्वालिटेटिव बनेगा। तो डेवलपिंग नेशंस में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे चीप लेबर भी अवेलेबल है, एज वेल एज दे आर रेडी टू गिव क्वालिटेटिव वर्क बिकॉज दे नीड मनी, दिस विल ब्रिंग आउट मनी। पैसा किसके पास है? एमएनसीज के पास है ना। तो लार्ज एमएनसीज डेवलप्ड कंट्री प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स, छोटे छोटे अक्रॉस द ग्लोब। वो देखते हैं कहाँ पे कौन सा चीज अच्छा बन रहा है, उनको ऑर्डर दे दिया, ये लो ऑर्डर दे दिया, और उनसे सपोज ऑर्डर में वो 200-300 पर पीस पड़ता है। ओके, एमएनसी कहा कि लो ये मेरे को जो है 300 पर पीस के हिसाब से बना दो, और उन्होंने बना दिया। एमएनसीज के पास आया, एमएनसीज ने कहा ऐसा है, हमारी ब्रांड की वैल्यू है, ओके एक काम करो 1000 रुपए इस पे जोड़ दो हमारे ब्रांड वैल्यू, और इसको जाके लटका दो मॉल में लटका दो, और उसका XYZ ब्रांड रख दो। अब जो भी ब्रांड आप लोग जानते हो, कपड़े की एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप जाओगे मॉल में उसी ब्रांड को खरीदोगे, आप बहुत खुश होगे, देखो ये ब्रांडेड है। सर ऐसा भी होता है, उस पर 50% ऑफ दे देते हैं। अरे तो उसमें 50% ऑफ तब देंगे जब उसको दिखाएंगे देखो ये ब्रांडेड है, 2500 का है, आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर है, लिमिटेड पीरियड ऑफर, 1800 दो और चलो, सेल।
दिवाली और आप हमें बिल्कुल लगता है कि दिवाली हम ऑफर, प्रॉफिट आपको लगता है प्रॉफिट में है। और वहीं बगल छोटा सा मार्केट देखोगे तो ये तो बहुत छोटा है, इसमें नहीं जाऊंगा मैं अंदर, ये बहुत ही छोटा, कभी गिर ना जाइए। हाँ जबकि सर बिल्कुल सेम होते हैं अभी, बस एक टैग लगा दो, हो गया वो फेमस। टैग का बहुत बड़ा वैल्यू है ना। मोबाइल फोन बहुत सारे हैं, बट कुछ एक मोबाइल फोन है जिनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, सिर्फ उनका एक साइन ही एक बहुत बड़ा काम कर जाता है। ठीक है, XYZ कोई भी ब्रांड आप जानते हो किसकी बात, कौन सी ब्रांडेड है ना, तो वो उस पे ब्रांड का पैसा दिया जाता है। यहाँ पे एमएनसी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने, अपने ओवरऑल प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उस ब्रांड की वैल्यू रखते हैं, और उस ब्रांड वैल्यू को लोग खरीदते भी हैं। कपड़ा कैसा भी हो, हालांकि ठीक होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पर वो कहाँ से काम कराते हैं, वो अक्रॉस द ग्लोब से काम कराते हैं, जहां पे क्वालिटेटिव वर्क हो रहा है, चीप एंड क्वालिटेटिव वर्क हो रहा है। ओके, और वहीं पे जो लोकल है वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, है ना। तो समझ में आया? यस सर। यस सर। यस यस सर। और ये फिर अपने ब्रांड नेम के अंदर उसको बेचते हैं, और ये लार्ज एमएनसी ट्रिमेंडस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, प्राइस भी अपने आप से डिटरमाइन करते हैं। देखते हैं लोगों के पास परचेजिंग पावर कितनी है, परचेजिंग पावर अच्छी है, वेल ऑफ अच्छे हो रहे हैं, दाम बढ़ाओ, नहीं है दाम घटाओ, उनको बेचना है। ओके, तो इसीलिए आप देखोगे कुछ ऐसे हैं आप सुपरमार्केट वगैरह, हालांकि वहां पे ज्यादा ब्रांडेड चीजें तो नहीं मिलती हैं, बट कपड़े भी अच्छे होते हैं, है ना। ब्रांडेड नहीं होती है बट कपड़े अच्छे हैं। तो आप लोगों को जब भी खरीदना होता है कुछ, तो आप ब्रांड के पीछे मत भागा करो, कपड़ा देखा करो, कपड़ा कैसा है, सिलाई कैसी है, वीविंग नीटिंग कैसी है, फैब्रिक कैसा है। समझ में आ रही है बात? अभी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मैंने नहीं पढ़ाया मैंने। ओके सर। तो डिलीवर, लेबर कंडीशन एंड ऑल, ओके। तो 10 यस सर सर एमएनसी करने से जो काम करते हैं लेबर वगैरह से, उनको कुछ शेयर मिलता है क्या प्रॉफिट में से? कुछ नहीं शेयर मिलता है। क्यों शेयर करेंगे? शेयर वो बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है क्या? वो तो वर्कर हैं। इफ यू आर अ वर्कर देन वर्क लाइक अ वर्कर। तो उन्हें तो सर बस सैलरी मिलती होगी। सैलरी मिलती है, और वो भी आप देखोगे कि दे विल ऑलवेज वांट पीपल टू वर्क इन एन अनऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, आप देखोगे वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों को चाहेंगे कि वो काम करें, जब जरूरत है तो काम करें, जब जरूरत है तो काम नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि वो ऐसे जगह से काम जो है ऑप्शन करेंगे, ऐसे जगह कॉन्ट्रैक्ट देंगे जहां पे क्वालिटेटिव एंड चीप लेबर अवेलेबल है। तो देखो, रॉ मटेरियल के दाम नहीं कम होते हैं, लेबर में हो जाते हैं। लेबर में कब होते हैं? जब कंपटीशन ज्यादा होता है, जब डाला जैसे लोग ज्यादा होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रखा गया 300 रुपए, तो भी उसको 100 रुपए मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा है, तुम्हें करना है करो, नहीं तो घर जाओ। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, दला और रामकली का एग्जाम्पल। सर ऊपर वाली इमेज से क्या बताया जा रहा है? जीन्स प्रोड्यूस्ड, बस प्रोड्यूस हो रहा है, बना के। अब ये देखो लोकली बनाया जा रहा है। अब एक लार्ज 6,500 का बिक रहा है। सर इसका मतलब डेवलप नेशन में बहुत महंगे बिकते हैं। हाँ सर। हाँ सर, ईस्ट इंडिया कंपनी एमएनसी थी क्या? सर ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब एक से ज्यादा नेशन में अगर वो अपना व्यापार कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहोगे? एमएनसी कहोगे। अगर वो एक से ज्यादा कंट्री में व्यापार, तो उनका उनकी जो मदर कंट्री थी वो आपकी क्या थी? इंग्लैंड थी। यस सर। ब्रिटेन में थी वो। तो इस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हो। आई डोंट नो कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी अभी काम कर रही है या नहीं। अभी इसका अभी मुझे करंट का अभी देखना है कि अभी दिस टाइम दे आर वर्किंग और नॉट, और इफ दे आर वर्किंग बाय विच नेम दे आर वर्किंग। तो ये आप देख लेना एक बार। ओके ओके। हाँ सर, पर लेकिन अब यहाँ आपने पे कहा था आओ। कि एमएनसीज जो होती है वो गवर्नमेंट एफिलिएटेड नहीं होती, वो प्राइवेट होती है। और सर ईस्ट इंडिया कंपनी उस जमाने में तो गवर्नमेंट एफिलिएटेड ही थी, तो हम उन्हें उस जमाने हमने में अब हम तो अभी की बात कर रहे हैं ना, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपने कहा कि अगर उस तरीके से अभी देखें तो वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एमएनसी है। हम कहे हाँ,
उस तरीके से अगर काम करें, वो तो गवर्नमेंट एफिलिएटेड, गवर्नमेंट से पूछ के जो है गए थे, गवर्नमेंट उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करती थी कि आप जो है, आपके पास अथॉरिटी है, आप इंडिया में इस तरीके से काम करोगे और ऐसे ऐसे काम करोगे, डायरेक्शंस देते गए, कई सारे एक्ट आते गए, बट देखा कि 1857 का रिवॉल्ट आ गया तो कह दिया ऐसा है कि अब वॉइसरॉय रहेंगे यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी अब रहने दो, ट्रेड तो कर रहे हो बट ये ट्रेड से जो है कि आप कंट्रोल यहाँ से खो रहे हो, है ना। ओके सर। Thus, we see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production, interacting with local producer in various countries across the globe. Okay, setting up partnership with local companies, using local companies for supplies, competing with local companies, है ना। तो production in these widely disparate locations is getting interlinked. ये कौन कर रहा है? MNCs कर रही हैं, लोकल कंपनीज से मिल रही हैं, लोकल कंपनीज के हेल्प से अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही हैं। ओके, अपने मनी को क्या कर रही हैं? मल्टीप्लाई कर रही हैं। उनके पास है क्या? सिर्फ मनी है। विद द हेल्प ऑफ ओनली मनी दे आर स्प्रेडिंग आउट देयर प्रोडक्शन यूनिट। लोकल मैन्युफैक्चरर के पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। अब सपोज वहां का $1 यहाँ के 70 रुपए, तो आसानी से इन्वेस्टमेंट करोगे ना, 70 रुपीज, $1 कुछ नहीं होता। यस सर। तो आपके पास ज्यादा पैसा है थोड़ा सा वहां पे, तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करके कमाओ। यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी ओवर हियर इन इंडिया, सो फॉरेनर कैन डू सो। आप भी कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, आपके मनी की वैल्यू ज्यादा है साउथ ईस्ट में। कोड वाला ये पढ़ लो कोई बच्चा, ये क्या नाम है, आदित्य वर्मा, आप पढ़ो। Ford Motors, an American company, is one of the world's largest automobile manufacturers with production spread over 26 countries of the world. Ford Motors came to India in 1995 and spent 1,700 crore to set up a large plant near Chennai. This was done in collaboration with Mahindra and Mahindra, a major Indian manufacturer of jeeps and trucks. By the year 2014, Ford Motors was selling 77,000 cars in the Indian markets, while another 77,000 cars were exported from India to South Africa, Mexico, and Brazil. The company wants to develop Ford India as a component supplying base for its other plants across the globe. ठीक है, तो यहाँ पे लोकल कंपनी कौन है? महिंद्रा। महिंद्रा, उनसे जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। फोर्ड का नाम सुना है आप लोगों ने? असेंबली लाइन। यस सर, यस सर। हाँ, तो किस तरीके से यहाँ पे जॉइंट वेंचर करके इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया और कैसे एक कार को एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज में, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे ब्राजील हो, क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन, अरे एक्सपोर्ट एक्सपैंड कर रहे हैं। सर फोर्ड की तो 2 कंपनियां टाटा मोटर्स ने भी खरीद ली थी ना, जैगवार और रेंज रोवर है। हाँ, रेंज रोवर और जैगवार खरीदे थे, श्योर। यस सर, वो दोनों कंट्री वो जो है ना बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग हो गए थे, और इसके पीछे एक बहुत ही स्टोरी भी है। सर ये रतन टाटा की स्टोरी पे है। यस सर, रतन टाटा को बुरा लग गया था बहुत ज्यादा जब उनसे उनकी बेइज्जती करी थी उन्होंने। सर अंदर नहीं आने दिया था उसके खरीदने के लिए रॉयल एनफील्ड। अच्छा, अब यहाँ पे एक और देखो, यहाँ पे देखते हैं कि जब फॉरेन ट्रेड होता है, ओके, तो फॉरेन ट्रेड से प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस हालांकि की है। तो इस ट्रेड में आप देखोगे कि सपोज ये कोई कंट्री है ए और ये कोई कंट्री है बी, ये इंडिया मान लो, ये चाइना मान लो, दिस वन इज चाइना, दिस वन इज इंडिया। चाइना वाले आप जानते हो कई सारे जो है स्किल है और जो है टेक्नोलॉजी है, कई सारी चीजें ये बनाते हैं और उनको सेल आउट करना चाहते हैं। इमीडिएट नेबर कौन है? इंडिया, है ना। तो इंडिया में अगर फॉरेन ट्रेड हो रहा है तो चाइना विल वांट टू सेल आउट देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, और इंडिया में अब अभी देख लो किस तरीके से होगा ट्रेड अगर होता है फॉरेन ट्रेड, तो यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर को कॉम्पिटिट करना होगा विद फॉरेनर्स। वन टॉयज का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, चाइनीज टॉयज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया में क्या होता था पहले, जो टॉयज अवेलेबल थे वो मिट्टी के हुआ करते थे। ओके, किससे होते थे? सॉइल के बने हुए मिट्टी के हुआ करते थे।
बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं थे। आप लोग शायद देखे हो या ना देखे हो, मिट्टी के आपके हाथी होती थी, शेर होता था, ऐसे छोटे छोटे, तो गिरते टूट जाता था। तो एक बच्चा जो है जब मार्केट जाता है तो खिलौने लेता है, तो ये जब मिट्टी वाले खिलौने लेते थे वो टूट जाते थे, पेरेंट्स भी परेशान। चाइनीज टॉयज आए मार्केट में, प्लास्टिक के टॉयज ले आए, और वो टॉयज प्लास्टिक के हैं जो टूटेंगे नहीं, ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है, सस्ता भी है, और पेरेंट्स को भी लगेगा कि नहीं ऐसे ही टॉयज होना चाहिए। वो पूरी तरीके से यहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स के जो टॉयज मेकर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, उनको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया चाइनीज टॉयज ने। तो फॉरेन ट्रेड से जो है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी छोटी मोटी जो क्या हो चुकी हैं, बंद हो चुकी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अभी हम लोग देखेंगे चाइना पे टैरिफ नहीं लगाया। हाँ, तो सर इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के प्रोडक्ट पे टैरिफ नहीं लगाया। नहीं, इस केस में नहीं लगाया क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं था। आप भी अगर आपके पास आ रहा है चाइना ये प्लास्टिक का, तो आप अपने आप को अपग्रेड करिए, आप भी प्लास्टिक बनाइए। आप मिट्टी का क्यों बना रहे हैं? मिट्टी वाले पॉटर्स फिर उस हिसाब से उनको और आगे फर्दर अपने आप को एनहांस करना होगा। इंडियन लोग भी फिर प्लास्टिक बनाने लगे, है ना। बहुत ज्यादा महंगा नहीं था, ड्यूरेबल था, सस्ता था। ओके। और सर ये भी तो डर था कि कहीं चाइना अटैक ना कर दे। अरे ये बात की बात है, अभी अटैक की बात नहीं। चलो, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड से मार्केट क्या हो गया, फर्दर इंटीग्रेट हुआ। तो समवन रीड ओवर हियर, कौन पढ़ेगा अब? क्या नाम है? सौम्या। Yes, sir. For a long time, foreign trade has been the main channel connecting countries. In history, you would have read about the trade routes connecting India and South Asia to markets, both पढ़ा है? in East. पढ़ा है आपने? यस सर। Yes, सर। Yes, यस सर। East and West, and the extensive trade that took place along these routes. Also, you would remember that it was trading interests which attracted various trading companies such as East India Company to India. What then is the basic function of foreign trade? To put it simply, foreign trade creates an opportunity for the producers to reach beyond the domestic markets, that is, markets of their own countries. Producers can sell their produce not only in markets located within the country, but also compete in markets located in other countries of the world. Similarly, for the buyers, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced. यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, चाइनीज टॉयज का एग्जांपल इंपॉर्टेंट। Chinese toys in India. Chinese manufacturers learn of an opportunity to export toys to India, where toys are sold at a high price. They start exporting plastic toys to India. Buyers in India now have the option of choosing between Indian and Chinese toys. Because of the cheaper prices and the new designs, Chinese toys became more popular in the Indian markets. Within a year, 70 to 80% of the toy shops have replaced Indian toys with Chinese toys. Toys are now cheaper in the Indian markets than earlier. What is happening here? As a result of trade, Chinese toys come into the Indian markets. In the competition between Indian and Chinese toys have proved better. Indian buyers have a greater choice of toys and at lower prices. For the Chinese toy makers, this provides an opportunity to expand business. The opposite is true for Indian toy markets. They face losses as their toys are selling much less. ओके, समझ में आया चाइनीज टॉयज के बारे में? यस सर। यस सर। ओके, कंटिन्यू। In general, with the opening of trade, goods travel from one market to another. Choice of goods in the market rises. Prices of similar good in the two markets tend to become equal, and producers in two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles. Foreign trade does results in connecting the markets or integration of markets in different countries. ठीक है, तो एक मार्केट को क्या करते हैं? फॉरेन ट्रेड कनेक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, जो कि अलग अलग कंट्री, ओके, अलग अलग कंट्रीज के। तो ऐसे ये जो ब्लैक में आप गोल्डन में है, ओके, इसको इसी तरीके से लिख के एक्सप्लेन कर देंगे एग्जाम में।
जस्टिफाई, justify एक्सप्लेन, है ना। तो आप याद रखिएगा कि आपको लिखना क्या है। आपको इसमें बताना है कैसे फॉरेन ट्रेड जो है टेक प्लेस करता है। आप किसी भी देश में हो, ओके, बट आप ट्रेड कर सकते हैं, और जब आप ट्रेड करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। चाइनीज टॉयज का आप एग्जांपल। इज इट सर क्लियर टू एवरीवन? yes sir यस सर। सर हम्म, सर वैसे बताओ। आज के जमाने में तो सर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फिर से रिजेनरेट हो रही है ना। तो आप अगर चाहोगे तो हो जाएगा हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स ना, दैट व्हाट दे वांट, व्हाट देयर चॉइसेस आर। अगर आपसे बार बार कहा जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, तभी तो। अब आप पिछले एरा में देखो, ठीक है, आप ड्यूरिंग मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपने पढ़ा है, ड्यूरिंग स्ट्रगल टाइम्स व्हेन वी आर फाइटिंग विद ब्रिटिशर्स, एट दैट जी टाइम वी सर, डोंट खादी हैव अ वगैरह। सब्स्टिट्यूट, वी डोंट हैव अ सब्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूशन लाइक ब्रिटिशर्स, लाइक ब्रिटिश शायद, है ना। या फिर आप ऐसे कह लो, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं थे उस समय। हमारे पास पैसे नहीं थे उस समय कि हम जो है हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर पाए। आज के डेट में सिनेरियो वैसा नहीं है। हमारे पास सब्स्टिट्यूट अपने जो है आईआईटीज हैं, मेडिकल्स हैं, कई सारे को लॉ हाई कोर्ट्स हैं, है ना। साथ ही साथ वी आर नाउ ऑन अ बेटर पोजीशन देन बिफोर, तो हम ऐसा कर सकते हैं। यस सर। बट उसके लिए अगेन, अब जब ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन का एरा है, और इस तरीके से एक एब्सोल्यूट टर्म में अगर आप वर्क करते हो, तो आपके चांसेस, आपके भी लोग जो है दूसरे कंट्रीज में काम कर रहे हैं, वहां से सबसे कह देंगे ऐसा है तुम्हारी कंट्री वाले हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, अपना मार्केट क्लोज कर दिए, अब आप अपने घर जाइए, गो बैक टू योर होम। इंडिया को बहुत सारा पैसा मिलता है एज अ फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस समझते हो? वहां से पैसे भेजते हैं कि हमारे घर पे भेज दीजिए, दादी अम्मा, पापा मम्मी, इनको, मदर फादर, यस सर। है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, ऐसा यूनिलैटरल नहीं किया जा सकता। ये तो बस ओवरऑल एक है, मैसेज है जो बताया जा सकता है, और इट डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, ओके। अब आज के डेट में अगर आप देख रहे होगे, अब ये करंट सिनेरियो थोड़ा सा मैचअप कर लेते हैं हम लोग। करंट सिनेरियो में अगर किसी कंट्री से कुछ भी हो रहा है ना, थोड़ा सा भी कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, लोग कह रहे हैं इनका सामान मत खरीदो, यहाँ से जो भी होता है मत करो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, व्यापार है, ट्रेड है, बेचना है, पैसे कमाना है और प्रॉस्पर होना है। और जैसे कंट्रीज के बीच में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो कह देते हैं व्यापार नहीं होगा। सबसे मेन चीज जो है उसी पे चोट पहुंचा दो, बस। वो सीधे 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 फिर लाइन पे आएंगे, अच्छा अच्छा रुको रुको क्या बात है, फिर से बताओ, फिर से सुनते हैं, ठीक है। यस सर। चलो, तो in this way we had completed foreign trade. Now we will start what is globalization. I think time over है, 5:30 हो गए। yes sir यस सर। यस सर होगा सर। यस सर। चलिए, अब आपके डाउट क्लासेस का टाइम हो गया, ओके। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद दिस, ओके। okay sir ओके ओके सर। सर। ओके सर। हेलो, डाउट क्लास है, आप में से जिन बच्चों को डाउट है वो रुके, पूछ लें क्या डाउट। आर्यन जैन, आर्यन जैन आप क्लास में हो? यस सर। ये आपने क्या लिखा है, entdata.in? सर वो एनटीएससी फॉर्म था यूपी वाले बच्चों के लिए। ओके, चलो। यस, डाउट पूछिए जिन बच्चों के डाउट हैं। सर मुझे डाउट है कि जो ग्लोबल मेकिंग ऑफ एन ग्लोबल वर्ल्ड में जो स्टार्टिंग में बताया गया था, दैट ड्यू टू सर जो फूड वाला, जैसे एक जगह का फूड दूसरे जगह पे पहुंच रहा था, तो सर ये ट्रेड के थ्रू हो रहा था, जो मिशनरीज थे उनके थ्रू हो रहा था? बाय डिफरेंट ट्रेड के थ्रू हो रहा था। मिशनरीज अगर मूव कर रहे हैं तो भी तो है, फूड है, वो फूड एक रीजन से दूसरी रीजन किसी भी फॉर्म में किसी वजह से भी जा सकता है, किसी वे से भी जा सकता है ना। सर मेन रीजन तो ट्रेड ही है, होगा ना। मेन ट्रेड होता था, जो ट्रेडर्स थे वो ले जाए जाते थे।
यस सर, नई नई क्योंकि चीज सर मिस्टर बताएंगे। बीस्ट तो पहले अब दिखा रहे थे। उनके यहाँ जो चीज हो रहा है अच्छे में, वो कह रहे हैं ले जाते हैं दूसरे देश में, लोगों को दिखाते हैं, खाते हैं, तो हम यहाँ से उठाएंगे और वहां जाके बेचेंगे, हमारा ट्रेड प्रॉस्पर होगा। और समझ सर में आ रही है बात? यस सर, और सर आयरलैंड जो था वहां पे सर पोटैटोज कैसे गए थे? हम्बल पोटैटो वहां पे मतलब उन लोगों ने कैसे डिस्कवर किया था, या उन्हें कहीं किसी कंट्री से मिला था वो? पोटैटो वहां पे डिस्कवर, पोटैटो आयरलैंड में पोर्टुगीज में हुआ था ओवरऑल। अब वो आयरलैंड में आया किस तरीके से था, आई थिंक पोर्टुगीज था, एक बार तो देखते ट्रेड हैं। से आया था। हाँ, ट्रेड से ही आया था वहां पे, पोर्टुगीज वगैरह और ये सब का देश है ना, शायद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। पहले बार चेक कर लेना। ओके, इंट्रोड्यूस सर हुआ था फॉरेन कंट्री से। हाँ बताओ। सर जैसे कि इंडिया भी एक पॉपुलेटेड कंट्री है और सर उसमें एमएनसी आ रहे हैं, तो सर उसमें भी लेबर ऐसे ही लेबर को कम सैलरी मिलती है फिर? मतलब जैसे आपने बताया कि एमएनसी जब इस्टेब्लिश होती है किसी भी कंट्री में और जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है उस रीजन में, तो लेबर को कहते हैं कि कम बेच देते से कम उनका वो उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। तो सर हाँ, तो ऐसा वो एक चीज देखो, नहीं कर सुनो सुनो सुनो, बात सुनो। ऐसे सिचुएशन में वो देखो अपने आप को अगर इस्टेब्लिश करते हैं तो ये कंडीशन पहले ही क्लियर कर देते हैं, लेबर लॉज हमारे लिए फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि कानून नाम की भी कोई चीज है ना। फिर उसके बाद वो अपने सैलरीज अपने आप से डिसाइड कर लेते हैं कि हम क्या सैलरी देंगे, और वो सैलरीज जो देते हैं उसमें काम करना है तो करिए, नहीं तो मत करिए। सर अभी हम ओके, सेल्स के बारे में पढ़ेगी तो उसमें पता चलेगा। हाँ अभी तो हम लोग पढ़ेंगे सर। तो सर हम इस पे एक चीज नहीं कर सकते कि हम एक लेबर यूनियन बना दें और सर कह दें कि इतना होगा तभी लेबर आएंगे, वरना आपकी एमएनसी में कोई नहीं आएगा और आपकी एमएनसी खराब हो जाएगी फिर? तो तभी तो बैलेंस है। अब इस तरीके से देखते आप, ऐसे क्या देखते हो क्या बहुत खुलेआम एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? कुछ अगर बचा हुआ है तो इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि यूनियन वगैरह राइट है, राइट टू फॉर्म यूनियन। और कुछ कंपनी ऐसी है कि हमारे यहाँ यूनियन बनाओगे तो जाओ घर जाओ। तो लोग जो है कि हर जगह यूनियन काम नहीं कर पाती है ना। बट यस, यूनियन का एग्जिस्टेंस ही समहाउ बचा के रखा है, चीजों मेंटेन करके रखा है। सर ये जिम खाना क्या होता है? ये तो तुमने क्रिकेट में पढ़ा होगा, यस सर। हिस्ट्री में। सर जिम बॉम्बे खाना जिम। वहां पे क्रिकेट का जो है प्रैक्टिस करने जाते थे। सर जो चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर एक ना क्वेश्चन है, लेट्स वर्क दिस आउट। सर उसको एक बार को आंसर समझ आए कैसे बोलेगी। क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू शो हाउ द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द गारमेंट इंडस्ट्री स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। और सर मेड इन थाईलैंड वाला वो एक जो दिया हुआ है मिस्टर टेंस। सर कहाँ पे बोलिए। दिया है ये? दिखाओ मुझे, यस कहाँ पे दिया है बताओ। यस सर बता किसमें ये दिया है? 57 पेज नंबर पे है सर। जो अभी पढ़ा दिया है 65 इसी में है ना? सर 57 पे है ये सर, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन के ऊपर ही है। जो अमेरिकन एमएनसी था ना हमने पढ़ा था उसके नीचे। ये कह रहे हो? यस सर ये देखो वाला वर्कआउट। सभी लोग देखो इसे। बताइए। In making garments, the company may, for example, get cotton fiber from Korea. उसके बाद अलग अलग चीजें जो टेक्सटाइल्स में रिक्वायर्ड होती हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उसको वो खरीदेंगे। So this requires that you should know that from which country which thing is available at a सर cheaper cost. मैनचेस्टर तो खत्म हो गया ना? हाँ सर मैनचेस्टर अभी भी है उसकी वैल्यू?
हाँ, मैनचेस्टर की वैल्यू नहीं है। जैसे तो हम बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इन मैनचेस्टर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करवा लो आप। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू शो द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द गारमेंट इंडस्ट्री। गारमेंट इंडस्ट्री में किस तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है। तो आप बता सकते हो कि बेस्ट अवेलेबल चीप। इफ यू थिंक दैट मैनचेस्टर में चीप होता है तो करा लो, बट डेवलपिंग नेशन में ज्यादा चीप होगा। सर इंडिया के है ना, बटन चाइना में स्पिनिंग, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब पढ़ोगे तब मेरे ख्याल से आप इसको जो है कि अच्छे से और इसका एक्सप्लेनेशन कर पाओगे। बट फॉर अ वाइल अगर आपको जानना है तो आप समझ लो कि चाइना में स्पिनिंग वगैरह अच्छा हो जाता है। ओके, और इंडिया में यान अच्छा मिलता है। इंडिया में यान अच्छा मिलता है। ओके, चीप लेबर वहां पे चाइना में भी इंडिया में भी है। मार्केट आपको थ्रू आउट द ग्लोब, सबसे ज्यादा मार्केट आपका चाइना, इंडिया, डेवलपिंग नेशन में है। ओके, ये सर सर्विसेज में इंडिया है। हाँ, तो ये आपको सोच के आपको इसको बना के लिखना है। अश्मित मानक। ओके सर। सर मतलब एग्जाम में अगर आंसर होगा तो इनको सारा टॉपिक्स लर्न करने ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओके सर। ओके, ओके सर। बट अगर आ जाता है समहाउ तो आप जो आपके नॉलेज है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जो आपने पढ़ा, ओके, वहां पढ़ोगे तो वहां से इनपुट उठाना और यहाँ पे टेस्ट कर देना, वहां से कॉपी करना है, सर तो रिसर्च पर्पस के लिए था ना क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन तो रिसर्च पर्पस के लिए था बच्चों हाँ हाँ हाँ, आप जैसे आपको मैंने पढ़ा दिया तो अब आप इस पे पूछ के इस पे बनाइए आंसर इसका। ओके ओके सर। ओके सर, गुड इवनिंग सर। जिन बच्चों को पढ़ना है, डाउट लेना है, वो रुके, बाकी जा सकते हैं। बाय सर। बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Those who want to take doubt, they should be here only. पुलकित कुमार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मैंने बताया था आप लोगों को LPG 1991। ओके, मैंने जब द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ाया था तभी शायद मैंने बता दिया था। पुलकित कुमार, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ, तो LPG के बारे में बेटा मैंने बताया था ना 1991। सर अनऑर्गेनाइज वो सेक्टर। क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, इस वजह से नहीं पता था। चलो ठीक। और किसी का डाउट? जिनका डाउट है वो रुके। भानवी कुशवाहा, कशिश बदोला, डाउट है? जिन बच्चों का डाउट है वो रुके। सुमन कुमार, कशिश बदोला, मेरी आवाज आ रही है आपको? भानवी कुशवाहा, सुमित सिंह गौतम, कोई डाउट है? विशेष गोयल, कोई डाउट है आपको? नो सर। So you can leave.